नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है क्लासिकल वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें तभी समझ में आएगा जब हमें क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पता होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे हाउ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन सर्टेन कंडीशंस बिहेव्स लाइक अ क्लासिकल वन। किस तरीके से क्लासिकल बिहेवियर की तरह अप्रोच करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, वो चीज हमें पढ़नी है, तो ये हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में क्लासिकल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको क्लासिकल वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर हम जनरल इक्वेशन देखेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन क्लासिकल फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी में आपको बताऊंगा, टोटल एनर्जी क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको कल भी काम आएगी, कल कहने का मेरा मतलब है जब हम क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लासिकली अलाउड रीजन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये आज का टॉपिक है जो आज हमको काफी डिटेल में पढ़ना है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है ना, अब देखो आप कंसीडर कर लो, मेरे पास सपोज एक पार्टिकल हो गया। ठीक है ना, ये इसके क्या हो गया, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, और ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। समझ में आई बात। पार्टिकल यहाँ डिस्प्लेस हो गया, फिर मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसका, पार्टिकल का। ठीक है ना, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग हो गया है ना, और ये यहाँ पर मेरे पास कोई मास हो गया। समझ में आई बात। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई या मीन पोजीशन हो गई। तो मैं इसको मास को सपोज खींच के कहाँ लेकर चला गया, यहाँ पर लेकर चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ मैं इसको यहाँ लेकर गया हूँ, तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो जाएगा। अब देखो मैंने यहां ले जाने के बाद छोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने, रिलीज कर दिया। जैसे मैं इस मास को छोड़ दूंगा ना, ये पीछे की तरफ आएगा। समझ में आया, यानी इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जो इस पार्टिकल को अपनी उसी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। समझ में आई बात। ठीक है ना, क्योंकि वो पार्टिकल की पोजीशन को क्या करने की कोशिश करती है, रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो जैसे मैं रिलीज कर दूंगा ना, यहाँ से छोड़ दूंगा इसको, तो ये जो मास है ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। समझ में आई बात। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के। तो ये जो मोशन होता है, ठीक है ना, पार्टिकल का पीरियोडिक मोशन जो ये होता है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। और पार्टिकल को क्या कहा जाता है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। समझ में आई बात, पहली तो बात है। दूसरा देखो, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, अब वो किसकी तरफ लगता है, वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लगता है। समझ में आया। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सपोज मैं पार्टिकल को ना क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लाकर रिलीज किया था, अब मैं यहाँ पर लेकर चला जाता हूँ। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब मैं फिर यहाँ से जब उसको छोड़ूंगा तो ये और तेजी से पीछे की तरफ आएगा, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। ठीक है, आप जैसे रबर का केस आप देख सकते हो, है ना, आप जैसे उसको खींचोगे ना, वो पीछे अपनी इनिशियल पोजीशन में उतनी तेजी से आता है। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, जो किसने बताया था हमें, हुक्स ने बताया था। इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग हो सकता है, कोई थ्रेड हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है हमारे पास। ठीक है ना, ये तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट्स about its mean position along a straight line under the restoring force which is directed towards mean position, जो restoring force है that's directed to the mean position, ये मैंने बताया। that force is proportional to the displacement, वो भी मैंने बताया। ठीक है ना, the motion of the particle is said to be simple harmonic when particle oscillates under this force। जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, और ऑसिलेटिंग पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। समझ में आई बात। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैंने कहा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अब देखो ऑसिलेट कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो यदि फ्रीक्वेंसी ना काफ़ी स्मॉल होती है, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है तो हम ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोगों को हो सकता है ना पता हो, तो वो ध्यान रखना। समझ में आई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इट सीम्स देयर इज अ प्रॉब्लम, नो इट। ठीक है,
ओके अब देखो ध्यान से, तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, समझ में आया। एंड दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर सर्व्स द बेस्ट एग्जांपल, है ना, और इट एक्ट्स एज एन एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मॉडल फॉर मेनी क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक, अब देखो ये मैंने जो स्प्रिंग का केस आपको बताया था, ठीक है ना, ये क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल ही तो है। या मेरे पास, हमारे पास क्या हो सकता है, एक पेंडुलम हो सकता है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, समझ में, वो क्लासिकल एग्जांपल हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में देखो क्या, हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, या कोई सब्सटेंस है, उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, हमारे पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं ना, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे कि आपको ध्यान हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि एट 0 केल्विन, एट इवन 0 केल्विन जो पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है ना, इट हैज़ सम एनर्जी, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी उनके पास होती है। ऐसा नहीं, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो कोई एनर्जी नहीं होती है एट 0 केल्विन, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कुछ ना कुछ एनर्जी होती है 0 केल्विन पर भी, ठीक है ना। एंड इवन एट 0 केल्विन पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ओसिलेट करते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। ये है हमारे पास, तो उन पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को हम क्या ट्रीट करते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करके उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब बेस्ट एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। अब देखो ये हमारे पास क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल है, देखो ये क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस कर देंगे तो देखो, अब ये केस तो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल पोजीशन थी, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का, ये रेड क्या है, कंप्रेस होके आया है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कम हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया, यहाँ पर क्या स्ट्रेच हो गया, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास बॉन्ड है दोनों एटम्स के बीच का, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि हाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल वर्क्स एज अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एज वेल एज एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी कैसे काम करता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो मेन हमें पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, क्लासिकल वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर तो हमने पढ़ लिया, तो क्लासिकली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़नी है, तो एक बेस्ट एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई पार्टिकल की, ये डिस्प्लेस किया हमने इस मास को m, समझ में आया। स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो गया हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, समझ में आई बात, ठीक है। ये हमारे पास हुक्स लॉ होगा विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब नाउ सी, देखो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज द हुक्स लॉ, है ना, अंडर दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स अंडर विच द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो समझ में आया, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, m में, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा, ये हो गया, ठीक है, माइनस के एक्स, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ k अपॉन में mx, ठीक है। ये इसको और फर्दर क्या लिखा जा सकता है, प्लस के ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास ये आ गया सिंपली, ठीक है ना। और इसको हम साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। टी टाइम हो गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ए एम्पलीट्यूड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, फेज हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करिए थी फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं सिंपली ये है हमारे पास, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा पॉइंट 2 पाई लिखेंगे, है ना, और ओमेगा की वैल्यू में उठा के लिख दूंगा, तो सिंपली हम लीनियर फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। बात करें यदि पोटेंशियल एनर्जी की, देखो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, यही तो है हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेट जब मैं करूँगा एफ डी एक्स, ये मैं यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ। तो फोर्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, माइनस के एक्स, ठीक है, यही तो है, समझ में आया। अब देखो तो माइनस के एक्स हो गया, अब मैंने लिमिट लिखा हुआ है 0 टू के एक्स। अब देखो हमारे पास केस क्या था, हमारे पास यही तो था, मैंने आप ध्यान हो, ये मैं हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन थी x इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया x, ये मेरे पास मास हो गया m। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, और फाइनल कहाँ तक लेके गया, सब एट एन इंस्टेंट मान लीजिए x तक गया है, ठीक है, तो 0 टू x हो गया, और मैंने f का वैल्यू माइनस के एक्स लिख दिया, माइनस माइनस बाहर चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, के बाहर चला गया, और x का इंटीग्रेशन यदि मैं करूँगा तो आप जानते हैं कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आ गया, k का वैल्यू मैंने लिख दिया, तो m ओमेगा स्क्वायर मेरे पास सिंपली वैल्यू आ गई, समझ में आई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर ही तो है, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जनरली क्या है, एक्स यही तो है, तो ग्राफ मेरे पास क्या बनेगा, पैराबोलिक ही तो बनेगा, आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, पैराबोलिक ग्राफ बन गया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दोनों साइड जाएगा, है ना, पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइड ऑसिलेट कर रहा है ना। अब देखो मान लीजिए मैक्सिमम एक्स कितना गया, ये ए हो गया पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के इस साइड मान लेते हैं माइनस ए, समझ में। देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मेरे पास सिंपली वी एक्स क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो तो ये मेरे पास क्या आ गया, पैराबोलिक ग्राफ आ गया,
कोई डाउट है? तो ये मैंने क्या प्लॉट किया, पोटेंशियल एनर्जी है ना। यहाँ पर x पर प्लस a पर मेरे पास ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, गौर से समझना। ठीक है, अब देखो पार्टिकल जब इधर गया, ठीक है ना, अब उसके पास और काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, है ना। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मोशन कर रहा है, इधर गया गया इधर गया इधर यहाँ तक पहुँचा, उसके पास और काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, होती तो वो आगे चला जाता, नहीं है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर यदि मैं बात कहूँ, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। क्योंकि देखो और काइनेटिक एनर्जी होती तो फर्दर जाता, आगे जाता, नहीं गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या, जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी क्या होगी, टी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी तो वो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, क्या है, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी ई है, समझ में। तो वही लिखा है एट एक्सट्रीम पोजीशन जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी होगी। समझ में आई बात? ठीक है, ये है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, तो 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी लिख दे dx/dt², है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, xt, ये तो था a cos ωt + phi। ठीक है, अब देखो उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, है ना, ωt + phi, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन है ना तो माइनस आ गया। समझ में आई बात? यही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। देखो उसका यहाँ पे क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। देखो a ω² और ये साइन स्क्वायर। समझ में आया, कोई डाउट है? अब देखो 1/2 ω² a², देखो साइन को क्या लिख दिया, 1 - के कोस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर क्या था, 1 - कोस स्क्वायर होता है सिंपली। कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। अब मैं a² को जब अंदर लिख दिया और ये मेरे पास a बन जाएगा सिंपली, सॉरी x बन गया मेरे पास। तो मैंने इसको x के एट एन इंस्टेंट, आपको हम देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट एन इंस्टेंट ही तो है। ये क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एन इंस्टेंट है, हम कभी भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो ना, यदि मैं x = 0, यानी x = 0 कहने का मतलब है यहाँ पर मीन पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखूंगा, तो मेरे पास देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, है ना। तो देखो, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, है ना, क्योंकि कुछ घट नहीं रहा है ना उसमें से, x 0 हो गया तो कुछ घट नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मेरे पास ग्राफ जनरली जो काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं बनाऊं तो ये आएगा। समझ में आ गई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, कोई डाउट है? तो यानी मीन पोजीशन पर देखो क्या होता है, ठीक है ना, मीन पोजीशन पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, वो तो हम जनरली जानते हैं ये होती है। हमने काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट निकाल के ये लिख दिया, ठीक है। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ये लिख दिया। अब एट एन इंस्टेंट दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, मास कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर दैट मोशन, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आया? कोई डाउट है? तो एनर्जी ये क्या है हमारे पास, किसी भी ऑसिलेटर के लिए टोटल एनर्जी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड है, यही क्लासिकल लिमिट होता है। क्लासिकल लिमिट कहने का मतलब देखो क्या है, अब सिंपली ऑसिलेशन हो रहा है ना, ठीक है ना, ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, इससे आगे थोड़ी ना जा सकता है पार्टिकल, तो ये क्लासिकल लिमिट होगी मेरे पास। ठीक है ना, समझ में आया? -a और +a क्या हो गई, क्लासिकल लिमिट हो गई। और अलग अलग ऑसिलेटर का यदि अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा तो हो सकता है उनका एनर्जी भी क्या हो, अलग अलग हो। समझ में आया? लेकिन फॉर गिवन ओमेगा एंड ए, एनर्जी ऑफ दैट ऑसिलेटर विल बी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? तो फॉर एन ऑसिलेटर ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड गिवन एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन्स। ठीक है ना। अब देखो क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो -a +a, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इस डायरेक्शन में -a और इस डायरेक्शन में +a, तो ये जो बीच का रीजन है ना, यही तो क्लासिकली अलाउड रीजन है। समझ में? भाई इधर तो जा नहीं रहा ना, जैसे मैंने आपको बताया तब भी मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ तक खींचा, उधर नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास और काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो नहीं गया। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन है। अब यहीं पे हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो कहने का मतलब देखो क्या है, तो पार्टिकल है ना मूव्स विद इन द क्लासिकली अलाउड रीजन, यानी -a, है ना, देखो ये है कहने का मतलब ये। ठीक है ना, -a से ज़्यादा और a से कम, ये क्लासिकली अलाउड रीजन हो गया। समझ में आया? और देखो इसको और भी एक मतलब इसको किस टर्म्स में लिखा है, एनर्जी क्या होती है, 1/2m, है ना, ω², यही तो है। ठीक है, या इसको हम इसको k लिख लिया उन्होंने, है ना, तो E = 1/2 kA², यही तो है। यदि मैं ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E = 1/2 kA², तो ये 2E/k आ गया है ना, A का वैल्यू आ गया
ना, यही तो डिटरमाइन कर रहा है मैं मुझे क्लासिकली अलाउड रीजन, ठीक है ना, समझ में आया। देखो ऑल पॉइंट इन दिस रीजन आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। अब देखो अलाउड रीजन तो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब पार्टिकल के इक्वली मान ली यहाँ होने की संभावना और यहाँ होने की संभावना, कहने का मतलब है, मैं देखो फिर से डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ये माइनस ए हो गया, ये प्लस ए हो गया। देखो पार्टिकल यदि यहाँ है और पार्टिकल यहाँ है तो दोनों पोजीशन पे होने की संभावना अलग अलग होगी, है ना। यानी ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ऐसा नहीं है कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की है वही प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की होगी। समझ में आया क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो सिंस द पार्टिकल मूव्स फास्टर नियर इक्विलिब्रियम, देखो यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन था और मैंने आपको ऊपर बताया था कि पार्टिकल सबसे तेज यही मूव करता है ना। समझ में आया, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो जब मैं x 0 रखूंगा यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। तो यानी इक्विलिब्रियम के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आने का कहने का मतलब पार्टिकल यहाँ बहुत तेजी से मूव कर रहा है। जब यहाँ बहुत तेजी से वो मूव कर रहा है तो यहाँ कम टाइम ले रहा है ना रुकने के लिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इक्विलिब्रियम के पास पार्टिकल रुकने के लिए कम समय ले रहा है ना, क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यदि करूँ बात एक्सट्रीम पॉइंट्स पे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कम है एक्सट्रीम पॉइंट्स के पास तो कम है, यानी यहाँ पर स्लो मूव कर रहा है और ज़्यादा समय बिता रहा है, ठीक है ना। एंड स्लोअर नियर द टर्निंग पॉइंट्स, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो टाइम स्पेंड है ना स्मॉल रीजन में, तो वो क्या, उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो जनरली v इज इक्वल टू dx बटे में dt लिखता हूँ, तो मैं dt को क्या लिख दिया मैंने, है ना, dx बटे में v, है ना। अब देखो एक इस रीजन में पार्टिकल बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है यानी बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी होने की क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ से एकदम से निकल गया तो कम समय निकाला, बहुत तेजी से निकल गया इसके पास से, है ना। तो कहने का मतलब है कम समय बिताया तो प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की कम होगी। समझ में आई बात, यानी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो टाइम कम और कम वेलोसिटी तो टाइम ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, मैंने ये भाई dt टाइम ये dx ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया dx है, ठीक है ना। समझ में आया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्पेंड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, देखो ये जाने वाला टाइम और एक आने वाला टाइम। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो तो कितना हो जाएगा 2dt। समझ में भाई, dt जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे आएगा टोटल टाइम पीरियड। समझ में आया। अभी पार्टिकल जो है, अब देखो पार्टिकल ने पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लाया, वो टोटल टाइम नीचे और dx टाइम में कितना ट्रैवल किया वो टाइम ऊपर। समझ में आया, यही मुझे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो इसको हम और कैसे सोल्व, फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो मेरे पास क्या है, डी पी इज इक्वल टू 2dt अपॉन टी, यही तो है। समझ में आया, कोई डाउट है। और dt को मैं क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन में, ये तो है dt को। अब देखो और इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे। अब ये देखो मेरे पास क्या है, ये सिंपली क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी ये हमने निकाला था तो 1/m² ही तो होता है। समझ में आया। तो मैं सिंपली देखो क्या लिखूंगा, यहाँ पे dx तो लिखा तो v मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट में ही आएगा। कहने का मतलब है v मेरे पास सिंपली ही आ गया, ठीक है। कोई डाउट है तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, 2 लिखा, t को मैंने क्या लिखा 2π, ओमेगा ऊपर चला गया, ये dx लिखा और v की वैल्यू मैंने ये लिख दी ओमेगा अंडर रूट a² माइनस के x², ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे पास सिंपली क्या बचा dx और नीचे पाई अंडर रूट a² माइनस x²। समझ में। अब मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा, सिंपल सा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इंटीग्रेशन पे क्या मिलेगा, जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन पर सिंपली क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखो ये p मिलेगा, है ना, 1/p अपाई a² माइनस के x², ठीक है। कोई डाउट है, इसको ना थोड़ा सा मैं आपको और बेटर वे में बता देता हूँ ताकि है ना थोड़ा सा चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, dp इज इक्वल टू, ये क्या लिखूंगा kx dx, ये तो लिखूंगा। समझ में। कहने का मतलब ये है, ये क्या पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये क्या है पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो, इसको कंपैरिजन जब करोगे आप इससे ये आएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको उठा के ये लिख दिया। कोई डाउट है ना, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ बनाया हुआ है ना, जब मैं एक्स देखो गौर से देखो भाई पैराबोलिक नेचर है, अब हम लोग देख सकते हैं सिंपली। अब यदि
डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू होगी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम। समझ में आया? अब ये मिनिमम नीचे कम से कम कब होगी वैल्यू, ठीक है ना, कम से कम तभी तो आएगा जब ये चीज यहाँ ये कम हो, यानी x की वैल्यू ज्यादा रख दोगे तो ज्यादा घटेगा, तो घटने पे कम आएगा। तो आप देख सकते हो प्लस ए और माइनस ए पे, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे नीचे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, p का वैल्यू कम होगा। देखो जब यहाँ 0 रखेंगे तो मेरे पास सिंपली 1/πa आ गया, ठीक है ना, ये मेरे पास सिंपली क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी 1/πa एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मेरे पास ग्राफ हो गया, समझ में आया। कहने का मतलब क्या है? कम प्रोबेबिलिटी कहाँ आ रही है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और ज़्यादा संभावना कहाँ है मिलने की? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो कि मैंने आपको समझाया भी था। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल क्या है? कम रुक रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से मूव कर रहा है। जब बहुत तेजी से मूव करेगा तो यहाँ मिलेगा कम, तो देखो प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यदि मैं एट एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यानी वो वहाँ ज़्यादा समय के लिए रुकेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। यदि अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, यानी ज़्यादा समय के लिए वहाँ रुक रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हम जब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तब भी हमें काम आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।